आप सबको याद ही होगा 2016 का विजय माल्या स्कैम, जिसमें विजय वित्तल माल्या ने इंडियन बैंक्स के साथ 9,000 करोड़ का स्कैम कर दिया और उसके बाद वो ब्रिटेन भाग गया। और उसी के 2 साल बाद मार्च 2018 में एक और सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आया, जिसको एग्जीक्यूट किया था मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने। और उसमें उन दोनों ने हिस्ट्री बनाते हुए 14,000 करोड़ का स्कैम किया था। और अभी उन बातों को 3 साल भी पूरे नहीं हुए एंड वी हैव अनदर बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम ऑफ इंडिया, द एबीजी ग्रुप स्कैम 2022। सबसे पहले बात करते हैं एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड बेसिकली एक शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एबीजी ग्रुप के अंडर आती है और ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है सूरत में एंड इट हैज शिप बिल्डिंग ऑपरेशंस इन सूरत एंड दहेज, गुजरात। और 2010 में एबीजी शिपयार्ड ने वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड को भी एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से अब ये गोवा में इंडिया की लार्जेस्ट शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी ऑपरेट करती है एंड दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1985। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ह्यूज स्कैम। कैसे इस कंपनी ने 22,800 करोड़ का स्कैम किया, क्या ऐसी टेक्निक्स थी जिनको यूज किया गया ये स्कैम करने के लिए। 90s में एबीजी शिपयार्ड का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ और इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी बहुत इंक्रीज किया। लेकिन जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक हो गए क्योंकि शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स कम आने लगे। और वीक फाइनेंशियल स्टेट में कोई भी कंपनी एक ही चीज सीख करती है, जो है लोन। टोटल 28 बैंक से 22,842 करोड़ के लोन लिए गए इन 5 सालों में। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि कोई बहुत ज्यादा हाई नेट प्रॉफिट नहीं था इस कंपनी का इस दौरान। 100-150 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एंड स्टिल दे गॉट लोन्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो ये क्यों हुआ? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम और पॉलिटिकल एंट्रेंस भी हो सकती है, लेकिन ये बस अभी तक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। इसका दूसरा बड़ा रीजन भी सच हो सकता है, जो है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया की बिगेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है और मार्केट लीडर होने की वजह से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे लोन्स प्रोवाइड करा सकता है। इस कंपनी ने ये लोन्स कैसे उठाए ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से बैंक्स अफेक्ट हुए हैं और कितना अमाउंट स्प्लिट था उनका। आईसीआईसीआई बैंक ने 7,089 करोड़ रुपए का लोन दिया, आईडीबीआई ने 3,639 का, एसबीआई ने 2,925 का, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,614 का, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने 1,327 का, पीएनबी ने 1,244 का, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1,228 करोड़ का और बैंक ऑफ इंडिया ने 719 करोड़ का। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स थे, लेकिन उनका अमाउंट थोड़ा कम था। जब किसी कंपनी को इतने हैवी लोन्स दिए जाते हैं तो वो सिर्फ एक बैंक पर्सनल लेवल पे नहीं देता, बहुत सारे बैंक कोऑपरेट करते हैं और एक साथ आते हैं, जिसे कंसोर्टियम कहते हैं। तो ये लोन्स भी कंसोर्टियम में दिए गए और आईसीआईसीआई बैंक इस कंसोर्टियम को लीड कर रहा था। मोस्टली केसेस में कंसोर्टियम लीड करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन इस केस में एक प्राइवेट बैंक लीडर था और सबसे ज्यादा कैपिटल इसी बैंक ने डाला था इस कंपनी में। लेकिन ठीक है, लोन लेना इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इतने लोन्स उठाती हैं और अपनी कंपनी पे री इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिटेबल बनाती हैं और अपना लोन चुका देती हैं। लेकिन एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने ऐसा नहीं किया। इसने लोन्स तो लिए, लेकिन अपनी कंपनी के ऊपर उसे इन्वेस्ट ना करके उससे इलीगल लैंड खरीदी गई और कुछ पैसा ऐसे आइलैंड नेशंस पे भेजा गया जहां पे वो टैक्स से बच जाए और बेसिकली राउंड ट्रिपिंग मेथड का यूज करके इस पैसे को फॉरेन में ट्रांसफर किया गया। राउंड ट्रिपिंग मेथड बेसिकली सबसे ओल्ड स्कूल मेथड है किसी भी फाइनेंशियल स्कैम को एग्जीक्यूट करने का। इसमें कोई कंपनी या इंडिविजुअल इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करता है जिससे बैंक को बेवकूफ बनाया जा सकता है और ऐसा ही एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने भी किया। उन्होंने पैसा उठाया, फिर उसे अपनी किसी सब्सिडरी में ट्रांसफर किया और वहां से कुछ पैसा रिटर्न किया गया और बाकी का थर्ड कंपनी में गया, वहां से फोर्थ में और इवेंचुअली फिर वो टैक्स हेवेंस में भेजा गया और उससे लैंड भी खरीदी गई। 2013 में एसबीआई को लगा कि इस कंपनी के ट्रांजैक्शन में कुछ तो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और जब एसबीआई को इस स्कैम का शक हुआ तो वहां एंट्री हुई अर्न्स्ट एंड यंग की। ये बेसिकली एक ऑडिटिंग कंपनी है जो कंपनी के ट्रांजैक्शंस और हिस्ट्री को ऑडिट करती है। तो एसबीआई ने 2013 के बाद फॉरेंसिक ऑडिटिंग के लिए अर्न्स्ट एंड यंग को अपॉइंट किया और 2009 में जब इसकी रिपोर्ट आई तब पता चला कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और जब ये बात सामने आई तो एसबीआई ने फाइनली एफआईआर रजिस्टर करवाई अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस कंपनी के चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर समेत संथानम मुथुस्वामी, अश्विनी कुमार, रवि विमल नवेतिया, सुशील अग्रवाल और इनके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स पे केस ओपन हुआ है जिनका इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है और अगर ये गिल्टी प्रूव होते हैं तो इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अभी तक 13 जगहों पे रेड हो चुकी है और बोर्ड मेंबर से भी अच्छे से इंक्वायरी चल रही है एंड थैंकफुली अभी मेजर लोग जो इन्वॉल्व थे वो इंडिया में ही हैं।
आए दिन ये स्कैम्स हो रहे हैं और इन बैंक्स को जितना लॉस होता है वो सब गवर्नमेंट ट्रेजर फुलफिल कर देती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग या ये कंपनीज अपने देश को ही हिट करके जाते हैं और ये सब पता होते हुए भी बैंक्स अपने लूपहोल्स को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। वी टोटली अग्री कि ऐसे स्कैम्स होना आम बात है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या ये गलतियां इतनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए? दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। ऑफिशियल्स का और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी होने को हो सकता है, लेकिन सबसे सैडनिंग पार्ट ये है कि इतने लूप होल्स हैं इन सब में कि फाइनल आउटकम का हम लोगों को पता तक नहीं चलता और वो लोग जो इन्वॉल्व थे वो अपने आप सिक्योर हो जाते हैं। अफेक्ट होता है तो उस कंपनी का ओनर या फाउंडर या डायरेक्टर हो जाता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ उस ओनर या डायरेक्टर की गलती थी? ये क्वेश्चन उन ऑफिशियल्स और उन पॉलिटिशियंस से पूछना चाहिए। एंड लेट अस प्रे कि आर के अग्रवाल साहब भी इस देश को छोड़ के ना चले जाएं, जो मुझे तो होता हुआ दिख रहा है कुछ दिन में। हालांकि सीबीआई का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड घोटाले के मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल से उसने पूछताछ की है। ऋषि अग्रवाल देश में ही है, लेकिन कमाल देखिए कि ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं की है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया इस ऋषि अग्रवाल ने, लेकिन सीबीआई ने पूछताछ के बाद इनको घर जाने दिया। सीबीआई के जो सूत्र वो ये जानकारी हमको दे रहे हैं कि उनसे अभी कुछ और फाइलें और दस्तावेज मंगाए गए हैं, आगे की पूछताछ और होगी। यानी अभी भी वो पुलिस की या सीबीआई की कस्टडी में नहीं है। एक मौका उस ऋषि अग्रवाल के पास अभी भी है कि वो विजय माल्या की तरह सरेआम आंखों में धूल झोंके और गायब।